नमस्कार दोस्तों, प्यारे भाई और बहनों का हार्दिक अभिनंदन और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अक्सर आप देखते होंगे कि वीडियो जो एजुकेशन के होते हैं उनमें व्यूज कम आते हैं। और भैया सच ही है, व्यूज कम ही आएंगे। क्यों कम आएंगे? इसका एक कारण होता है कि पढ़ता वही व्यक्ति है जो बेरोजगार है और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना चाहता है, नौकरी लगना चाहता है। जो नौकरी लग चुका है वो भी नहीं पढ़ेगा, जिसको नौकरी की उम्मीद नहीं है वो भी नहीं पढ़ेगा, तो अन्य काम कर रहा है वो भी नहीं पढ़ेगा, और जो सरकारी नौकरी के क्षेत्र में करियर नहीं बनाना चाहता वो भी नहीं पढ़ेगा। तो पढ़ाई अगर देखा जाए तो 100 लोग वीडियो देखते हैं, उनमें से 5 लोग एजुकेशन के वीडियो देखते मिले, और वो भी बहुत मुश्किल है। एक मिल जाए तो भी बहुत अच्छा है। बाकी आमतौर पर जो है वो मनोरंजन परक वीडियो देखना पसंद करते हैं, और हम लोग भी यही चाहते हैं कि साल में, 2 साल में, 12 महीने में जैसे तैसे पढ़ पढ़ा करके लग जाएं, तो फिर इन किताबों से पीछा छूटे, आंखें फोड़ने से पीछा छूटे। भाई पढ़ाई सबको बोरियत लगती है, और इस बात को मैं भली बात जानता हूँ कि जो ये पर्सन है वो आपको यानी पढ़ने के लिए जो मिलते हैं वो आप मजबूरी में पढ़ते हैं। भाई आपकी मजबूरी है, तैयारी करना मजबूरी है, और मेरी मजबूरी ये है कि मैं अगर आप तक सही प्रश्न प्रस्तुत नहीं करूंगा तो आपकी तनिक भी हेल्प कैसे हो। हालांकि मेरे वीडियो आपको अटपटे लग सकते हैं, बुरे लग सकते हैं कि भाई यार क्या प्रश्न, लेकिन भाई अगर लक्ष्य तक पहुंचना है तो ये हमें पढ़ना ही पड़ेगा। आप इसको स्वीकार कीजिएगा और पढ़ने की दिशा में जितनी क्षमता है उतना पढ़िएगा। लेकिन मैं दोस्तों एक बात कर रहा हूँ कि लगातार हम अगर 1 साल पढ़ लेंगे तो चैन हो जाएगा, और रुक रुक कर हम चाहे 10 साल पढ़ते रहे, चैन नहीं। 1 महीने पढ़ लिए, 3 महीने रेस्ट कर लिए, 3 महीने पढ़ लिए, 2 महीने फिर रेस्ट कर लिए, नहीं चैन होगा। लगना है तो 1 साल तक लगातार लग जाओ, लगा करके पीछा छुड़ा लो। ये स्थिति है। इसलिए मैं एक ही बात कहता हूँ कि पढ़ाई करो तो जम कर करो, स्वाध्याय करो, नोट्स बनाओ, और जितना समय दे सको उतना मन लगा करो। चलिए दोस्तों, प्रश्नोत्तर पर चर्चा करते हैं। बाकी आपकी इच्छा है, आप कितना वक्त देते हैं। बोरियत भरे विषय होते हैं ये, और वीडियो भी बोरियत भरे हैं, ये तो मैं उपलब्धि मानता हूं कि आप फिर भी देखते तो हैं, नहीं तो कायदे से 0 व्यूज आना चाहिए। अधिकतर राष्ट्र साहित्य कौन सी भाषा में लिखा गया है? डिंगल भाषा में लिखा गया अधिकतर राष्ट्र साहित्य। भाई डिंगल भाषा है, उसमें जोश ओज की परिपूर्णता है। राजस्थानी भाषा की 2 यानी उपभाषा के रूप में देख सकते हैं, डिंगल और पिंगल। तो डिंगल में जो रासो काव्य हैं वो लिखे, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरी तिलक की रचना किसने? सुंदरी तिलक की रचना करने वाले कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सुंदरी तिलक की रचना की थी। रचनाएं बहुत मुश्किल से याद होती हैं, लेकिन करने पड़े। काव्य निर्णय ग्रंथ की रचना किसने की? काव्य निर्णय ग्रंथ की रचना भिखारी दास ने की। मोस्ट क्वेश्चन है, काव्य निर्णय याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवित रत्नाकर ग्रंथ की रचना किसने? और देखिए यहाँ माता दीन मिश्र की बात हो रही है, लेकिन इस नाम की बहुत सारी रचनाएं हैं। ये स्पष्टीकरण इसलिए है कि इस नाम की बहुत सी रचनाएं हैं, इसलिए ये यहाँ पर माता दीन मिश्र की रचना है का ही जिक्र कर रहे हैं। बाकी आप जानते हैं कि कविता रत्नाकर और की भी रचना है, और वो कमेंट आप कर सकते हैं। हालांकि आप ये मत सोचना कि मैंने प्रश्न नहीं दिया है, उन रचनाओं के प्रश्न भी चैनल पर उपलब्ध हैं। मैथिली किस उपभाषा की बोली?
मैथिली। बिहारी उपभाषा की बोली है मैथिली। मध्यवर्ती पहाड़ी किस उपभाषा की बोली? मध्यवर्ती पहाड़ी कौन सी उपभाषा की बोली है? तो पहाड़ी जो उपभाषा है उसकी बोली है मध्यवर्ती पहाड़ी। चलिए, अवधी किस उपभाषा की बोली है? पूर्वी हिंदी की बोली है अवधी। तो पूर्वी हिंदी उपभाषा है, उसकी बोली का नाम क्या है? अवधी है। और काफी अच्छा क्वेश्चन है। बुंदेली किस उपभाषा की बोली है? पश्चिमी हिंदी की बोली है बुंदेली, पश्चिमी हिंदी की। चलिए, कन्नौजी किस उपभाषा की बोली है? कन्नौजी पश्चिमी हिंदी की बोली है। कन्नौजी पश्चिमी हिंदी की बोली है। नेक्स्ट, मेवाती किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी उपभाषा की बोली है मेवाती, राजस्थानी उपभाषा की। मगही किस उपभाषा की बोली है? बिहारी उपभाषा की बोली। ठीक है। कुमायूनी गढ़वाली बोलियां किस क्षेत्र के अंतर्गत आती? मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आती है कुमायूनी और गढ़वाली बोलियां। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ? शिव सिंह सरोज ग्रंथ है हिंदी साहित्य का, और 1883 में इसका प्रकाशन हुआ। शिव सिंह सेंगर की ये रचना है। शिव सिंह सरोज ग्रंथ का नाम है। 1883 में इसका प्रकाशन हुआ और इसके रचनाकार शिव सिंह सेंगर है। ठीक है। शिव सिंह सरोज में कितने कवियों का परिचय है? इसमें 1000 कवियों का परिचय दिया गया है। तो शिव सिंह सरोज जो ग्रंथ है, जिसको हिंदी साहित्य का इतिहास माना जाता है, उसमें 1000 कवियों का परिचयात्मक विवरण दिया गया है। ठीक है ना। गारसद ताशी का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? देखिए, गारसद ताशी का हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथम भाग 1839 में और द्वितीय भाग 1847 में प्रकाशित हुआ। यानी पहला भाग 1839 में और द्वितीय भाग है 1847 में। ठीक है, याद रखिएगा, 2 भाग। चलिए, और तीसरा भाग है उसका भी जिक्र आता है, ध्यान रखना। गारसद ताशी ने हिंदी साहित्य का इतिहास किस भाषा के वर्ण क्रमानुसार लिखा? ये बहुत ही गजब बात है दोस्तों। फ्रेंच भाषा में लिखा, लेकिन अंग्रेजी भाषा के वर्ण क्रमानुसार लिखा। यानी गारसद ताशी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा हो तो लिखा कौन सी भाषा में? फ्रेंच भाषा में। और वर्णों का क्रम कौन सा रखा? अंग्रेजी के वर्णों का क्रम रखा था। ठीक है ना। गारसद ताशी ने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा? तो ये फ्रेंच भाषा में लिखा था। ठीक है। इस्तवार द ला लिटरेचर एंडुई हिंदुस्तानी ग्रंथ की रचना किसने की? इस्तवार द ला लिटरेचर एंडुई हिंदुस्तानी ग्रंथ की रचना किसने की? इनकी रचना करने वाले थे गारसद ताशी। आप लोग सोच रहे होंगे वही प्रश्न घूम घूम कर आ रहे हैं। भाई, हर बार कुछ नए प्रश्न भी जुड़ जाते हैं। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान कब प्रकाशित हुआ? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान कब प्रकाशित हुआ? और ये 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा, और इसके रचनाकार डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन थे। यानी 1888 में इसका प्रकाशन हुआ, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा प्रकाशित हुआ और डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने इस ग्रंथ की रचना की। हिंदी साहित्य के इतिहास को सर्वप्रथम वैज्ञानिक दृष्टि से व्यवस्थित किसने किया? यानी सर्वप्रथम वैज्ञानिक दृष्टि से व्यवस्थित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो वो दिया जाता है डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को सर्वप्रथम वैज्ञानिक दृष्टि से व्यवस्थित किया। ठीक है जी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में कालक्रमबद्ध, ये के नीचे
ये थोड़ा सा बद्ध नहीं है, बद्ध है। द और ध की शुरुआत किसके द्वारा की गई? काल क्रमबद्ध लेखन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो ये शब्द थोड़ा अशुद्ध है, ध्यान से देखना। आधा द और ध आएगा। क्रमबद्ध मिस्र बंधु द्वारा की गई थी। मिस्र बंधु विनोद का प्रकाशन कब हुआ? मिस्र बंधु विनोद है, उसका प्रकाशन कब हुआ था? मिस्र बंधु विनोद ग्रंथ का नाम है, मिस्र बंधु ने लिखा था इसको। इसका प्रकाशन कब हुआ? 1913। ठीक है, 1913 में। मिस्र बंधु विनोद की प्रमुख विशेषता क्या है? प्रमुख विशेषता क्या है? देखिएगा, काल विभाजन का प्रयास, यानी काल विभाजन का प्रयास करना मिस्र बंधु विनोद की प्रमुख विशेषता है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें 5000 कवियों का परिचयात्मक विवरण देखने को मिलता है। ठीक है। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? 1929 में, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप। 1929 में, ठीक है ना। आज से लगभग कितने साल पहले, यानी 97 साल पहले प्रकाशित हुआ था। चल रहा है कौन सा? 2023। तो 97 साल पहले प्रकाशित हुआ था। संदेश राशि की रचना किस? संदेश राशि की रचना अब्दुल रहमान ने की थी। संदेश राशि की। परमात्म प्रकाश की रचना किसने की? जो इंदु ने की थी। परमात्म प्रकाश की रचना जो इंदु ने। भविष्य कहा की रचना किसने की? धनपाल ने की थी भविष्य कहा की रचना। नेक्स्ट, पाहुड़ दोहा की रचना किसने की? राम सिंह ने। मुनि राम सिंह ने पाहुड़ दोहा की रचना की। शब्दानुशासन की रचना किसने की? आचार्य हेमचंद्र ने शब्दानुशासन की रचना की। शब्दानुशासन की रचना आचार्य हेमचंद्र ने। सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? सरप्पा, राहुल सांकृत्यायन ने सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। नेक्स्ट, न्याय दर्शन की रचना किसने की? महर्षि गौतम ने की थी न्याय दर्शन की। नेक्स्ट है, योग दर्शन की रचना किसने की? महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन की रचना की। अगला, वैशेषिक की रचना किसने की? महर्षि कणाद ने वैशेषिक की रचना की थी। वैशेषिक की रचना महर्षि कणाद ने। नेक्स्ट, सांख्य दर्शन की रचना किसने की? महर्षि कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन की रचना की। नेक्स्ट, पूर्व मीमांसा की रचना किसने की? महर्षि जैमिनी ने पूर्व मीमांसा की रचना की। अगला क्वेश्चन है, उत्तर मीमांसा वेदांत की रचना किसने की? शंकराचार्य ने की थी उत्तर मीमांसा वेदांत की रचना। शंकराचार्य जी ने उत्तर मीमांसा वेदांत की रचना। हिंदी साहित्य की भूमिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की? हिंदी साहित्य की भूमिका नामक ग्रंथ की रचना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की थी। ठीक है। अगला है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ की रचना किसने? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ की रचना डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। 1938 में इसका प्रकाशन हुआ। चलिए, रामानंद किसके शिष्य थे? रामानंद राघवानंद के शिष्य थे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। भक्ति को दक्षिण से उत्तर में लाने का कार्य किसने किया था? रामानंद जी ने किया था भक्ति को दक्षिण से उत्तर में लाने का कार्य। विशिष्ट अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया? रामानुजाचार्य जी ने दिया था विशिष्ट अद्वैतवाद का सिद्धांत। याद रख लेना दोस्तों, याद नहीं रखें तो लिख लो, कॉपी में लिखते जाइए साथ में। ठीक है। नेक्स्ट, शंकराचार्य ने जगत को क्या माना है? मिथ्या परिवर्तनशील माना था शंकराचार्य ने जगत। आलवार संत किसके उपासक थे? विष्णु के उपासक थे आलवार संत, विष्णु के। नैनार संत किसके उपासक थे? शिव के उपासक थे नैनार संत।
नेक्स्ट है, मिस्र बंधु ने आदिकाल को क्या नाम दिया? आदिकाल को क्या नाम दिया? आरंभिक काल नाम दिया था और पूर्वारंभिक काल 700 से 1343 विक्रमी तक माना था। या मिस्र बंधु कर लेते हैं, मिस्र बंधु ने आदिकाल को क्या नाम दिया? क्या नाम दिया था भाई?